आईएएस के बच्चे आईएएस क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि लाइफ में जो व्यक्ति आईएएस बनता है उसने स्केर्सिटी देखी होती है, उसके बच्चे को वो कभी स्केर्सिटी नहीं दे पाता। नेट इम्पैक्ट क्या होता है कि आईएएस के बच्चे आईएएस नहीं बनते। अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन ने किस तरह से मतलब भूखा प्यासा रह के रहा, वो अभिषेक बच्चन को कभी वो स्केर्सिटी दे ही नहीं पाया। और ये चीज तब आई जब आप कपिल शर्मा में ऋषि कपूर ने ये चीज हाईलाइट करी। बोले जिस समय इसकी जंजीर आई थी उसी समय मेरी बॉबी हिट हुई थी, हम दोनों इक्वली खड़े हुए, एंड सडनली इसको कोई जानता नहीं था और मैं तो रिनाउंड था पूरे सिस्टम में। अब अमिताभ ये कह सकता है कि मैं भूखा प्यासा रात को बस स्टैंड पर जाके सो जाता था क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। बोले मेरी क्या गलती कि मैं कभी भूखा ही नहीं रहा। पर मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा ताऊ सब मुझे कहते थे, देखो वो कल का नया लड़का आके सब कुछ कर रहा है और तुम एक डफर की तरह बैठे हुए हो। सो बोले वेयर वाज माय फॉल्ट? बोले मुझे पता ही नहीं है भूख क्या होती है। आप देखिए जितने बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें सब में डॉक्टर्स के जो बच्चे हैं वो डॉक्टर नहीं बन रहे। देयर वाज अ फेमस बिलियनियर जो चाइना से था, उसका बेटा उसमें नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को भूख बताई नहीं है। लेकिन सर कई बार ये बच्चे फादर आईएएस हैं या और अच्छी पोजीशन पे हैं, उससे भी अच्छा करते हैं। अच्छा They are ये doing एक better ये than what their father हाँ is तो doing, though he's an IAS officer or IPS officer. ये मतलब हम इस टॉपिक पे तब तक डिस्कशन करेंगे टिल द टाइम इट इज नॉट गेटिंग इनटू द पर्सनल डोमेन। ठीक है? Yeah, दिस शुड बी अ absolutely. वेरी 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 स्टैंडर्ड हाँ, प्रोसीजर। open है। जितने भी बच्चे आईआईटी आईआईएम्स में पढ़ते हैं या हम्म, इंटरनेशनली डिग्री लेने जाते हैं, दे नेवर कम हम्म, टू इंडिया, दे नेवर बॉदर्ड अबाउट द पेरेंट्स, दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू और दे सेंड देयर पेरेंट्स टू अ ओल्ड एज होम, एंड दे आर प्लेंटी मैनी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एज ए पेरेंट जो इमोशन बच्चों का अपने पेरेंट्स के लिए होना चाहिए था वो तब तक था जब तक कि उनको फैसिलिटी सेंट्रिक अप्रोच के तौर पर नहीं था। there are rarely any children which exist in the market जो कि यूएस में जाके पढ़ के जॉब करने के बाद वो कहें कि नहीं अब मेरा एज इतना हो गया ना, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स। वो ऑन द कॉन्ट्रेरी वो क्या बोलते हैं कि नहीं पेरेंट्स को बोलो कि वो सब कुछ वहां से छोड़ के यहाँ पर आ जाए। तो इसका मतलब वेयर आर दी बॉन्ड्स? देयर आर नो बॉन्ड्स। तो एजुकेशन इज समवॉट क्रिएटिंग इन ए डायरेक्शन वेयर देयर आर नो बॉन्ड्स। ऐसे सर मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जो कि पढ़ के बाहर वापस सो यहाँ सो आके मेरा मेरा एस्टैब्लिश कहने का मकसद ये है कि टिल द टाइम हम इस डिस्कशन को नहीं, पर्सनलाइज नहीं पर्सनल नहीं बनाते। ले तो रहे। In सो general, मेरे seen हाँ, people, I have सो seen इन people टर्म्स ऑफ who द have टोटल studied क्वांटिटी, outside and they have come. हाँ, ratio इन can be टर्म्स ऑफ द very टोटल, less. हाँ, Yes, I सो agree. अगर 10 लाख I agree. बच्चे गए तो आप 1,000 एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई अग्री ठीक है? विथ यू, बट तो मतलब ऐसा है कि ऐसे भी हैं जो कि बाहर पढ़े हैं और पढ़ने के बाद वापस अपने कंट्री में आके और अब अपने अब लोगों मैं के इसको बीच में अब मैं सेटल इसको हो। आपको बिल्कुल अलग तरह से समझाता हूँ। मैं अब ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ, जब जलियांवाला बाग हुआ उस टाइम पर जनरल डायर के हाथ में पिस्टल नहीं थी, ही ओनली हैड अ केन, ओनली द इंडियंस शॉट द इंडियंस। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। मैं तो 100 ये ये चीजें आपको फैक्ट दे दूंगा। मैं तो आपको ये 100 ये चीजें नहीं दे सकता हूँ। मतलब मेरा तो खैर फेवरेट सब्जेक्ट ही हिस्ट्री और अच्छा। उसके जो पीछे का पार्ट, खैर ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, हम्म। हमारे एक मार्कंडे काटजू करके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हुए थे, उन्होंने एक जजमेंट हाँ, दिया मालूम है, कि जानते हैं, हाँ जी। तो वो उन्होंने एक जजमेंट दी, हेलो। उसमें भंगी चमार ऐसे करके ये उनके टाइटल्स थे। The Britishers created the disrespect of the working community by tagging it as a मतलब उसे गाली की तरीके से कोट करा उन्होंने कि किसी को भंगी कह दिया, किसी को नाई कह दिया, किसी को चमार कह दिया, तो वो वहां पर जो है उसका डिसरिस्पेक्ट होता था। उसको गाली ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर करा। क्यों करा? बिकॉज ब्रिटिशर्स ने सब कुछ ऑफर कर दिया और कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन ही नहीं करा किसी ने। तो उन्होंने क्या करा, एक पूरे सिस्टम में उसका एक ग्लोरिफाइड वर्जन क्रिएट कर दिया कि ठीक आप है। सरकारी नौकरी करेंगे तो सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा रेप्यूटेड है। जब लोग रिटायर हो गए, अब 60-60 साल में अब तो पेंशन ही नहीं मिलती, सारी सरकारी नौकरी का चार्म खत्म हो जाएगा। अभी 5 साल बाद आप देखोगे कि बच्चे सरकारी नौकरी ज्वाइन ही करने नहीं जाएंगे। अभी तो भी नहीं करते हैं। तो वो जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें जो चेंज आ रहा है वो बहुत फिनोमिनल हो रहा है। तो आने वाले टाइम में
अब ये चीज ब्रिटिशर्स ने नहीं, यूएस वालों ने सबसे पहले क्रिएट करी। उन्होंने अपने यहाँ की जॉब, अपने यहाँ की कंपनीज के लिए इतना चार्म क्रिएट कर दिया कि वो व्यक्ति जो वहां पर जा रहा था, उसने अपने माता पिता, अपने रूट्स, अपने सारे चीजों को एक सेकंड में छोड़ दिया। उनको कभी अपने देश से प्यार नहीं होता। वो बच्चे जो है नौकरी करने के लिए विदेश में जाते हैं और वो कहते हैं भाई यही ठीक है, इससे ज्यादा हम आगे बात नहीं करेंगे। सो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो ग्लोरीफाइड मार्केटिंग है, ये ग्लोरीफाइड मार्केटिंग ही सब कुछ करता है। हम अपने सब्जेक्ट के, साइंस का, अपनी अप्रोच का कभी हम वो रिस्पेक्ट बच्चों के लिए क्रिएट नहीं करते। बच्चों को अगर आइडियली डेवलप करना है तो उनको भूख प्यास पता होनी चाहिए, उनको जमीन में बैठ के खाना खाना पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो दे विल नेवर बी एबल टू रिस्पेक्ट। तो हमारे बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट हैं जिन पे सोचने और चिंतन करने की जरूरत है। हमारी तो सोच इतनी छोटी है कि हम सिर्फ वो प्रेजेंटेशन स्किल्स को ही सब कुछ मान लेते हैं। we don't have the intellect to create the intellect, because we don't know what intellect is. And intellect fundamentally leadership से connect होता है, intellect fundamentally thinking skill से connect होता है, intellect fundamentally ethics वाली अप्रोच से कनेक्ट होता है। बट हमें ये पता नहीं है और हम इसकी वेटेज भी नहीं जानते। बिकॉज वो एक ऑथर था गुरुदत्त, उसने बड़े अच्छे अच्छे नॉवेल्स थे, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम का वो बंदा था। तो गुरुदत्त ने बोला कि अगर चरित्र की आवश्यकता एक नेता और अभिनेता को नहीं है तो आम आदमी को क्यों होनी चाहिए। तो जितनी भी लीडरशिप पोजीशन है, अब उसमें अगर कोई व्यक्ति चरित्र का प्रदर्शन ही नहीं कर रहा है तो वही बात खत्म हो गई। करेक्ट। तो हम ये कह रहे हैं कि चरित्र की आवश्यकता अगर नेता और अभिनेता इन दोनों को नहीं है तो उसका मतलब ये हो गया कि आम आदमी को चरित्र दिखाने की जरूरत ही क्या है। और अगर आम आदमी ने चरित्र का साथ छोड़ दिया तो कौन कितने घंटे सरवाइव कर सकता है। Which is what our problem is. We don't have a systematic reform procedure जहां पर कि हम लॉजिकली सोचकर एक सिस्टम क्रिएट कर सके, अ प्योर पॉलिश सिस्टम। ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू आवर अप्रोच। तो हमने जो है, मैं पीपीटी के प्रिंट आउट्स आ गए आप लोगों के? हाँ जी, हाँ जी। तो बुक्स भी डेट, बना ली मैंने तो इतनी एक्सीलेंट। की। और मिसेस शुक्ला की पिक्चर बहुत सुंदर आई हुई है। अच्छा, थैंक यू सो मच। Yeah, I like your this picture a lot. Especially Mrs. Shukla looks very pretty in this. ये जम्मू कश्मीर वाले लोग बड़े सुंदर होते हैं वैसे। ठीक बात है। So which one we have to take out? पहले डे 2 देख लेते हैं, डे 2 में क्या क्या बच गया। लाइन से नहीं लगाया भैया। आजकल तो 1 पॉइंट प्रोग्राम मेरा ये चल रहा है आपका। कौन सा वाला निकालें सर? ये स्लाइड आ रही है, मेडिटेशन 2 में ये स्लाइड टीवी आप मॉनिटर पे आ रही होगी ना आपके? हाँ जी, हाँ जी। तो इसका तो मैंने पूरा बड़ा पेज एक अलग से निकाला है। चीजें समझ में नहीं आ रही। ये स्लाइड से ही पता चल जाएगा आपको। हाँ जी। ये 2 में तो नहीं है शायद। ये डे 2 की पीपीटी खोल रखी है मैंने। हाँ जी, मेडिटेशन 2 जो है, राइट? मेडिटेशन 2 मतलब आपने कुछ मेडिटेशन, इमोशनल पेन, ये
इंदु जी ये वाला श्लोक देख लीजिएगा ध्यान से। उद्योगिनम पुरुषमुपेति। जी मेडिटेशन 2 आपने करा ना, हमने खोला। पुरुषपदन्ति देवमिहत्य कुरु पुरुषम आत्मशक्तिः यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यते को अर्थवश। ठीक है, ये तो मेहनत करने वालों को लक्ष्मी प्राप्त होती है, जो भाग्य ही देने वाला है, ऐसा कहना कार्य पुरुषों का है। राइट। कौन सा है सर? ये डे 2 की लास्ट स्लाइड है, संस्कृत का श्लोक था ना, मैंने कहा चलो इनको दिखाता हूँ। ये मेडिटेशन 2 लिखा आता है ना आपके इस पे, ये उससे पहले वाले पेजेस, उससे पहले वाले पेजेस। हाँ जी, ये मेरा बेस्ट फोटो है ये वाला। ये जो क्योंकि आपका, हाँ ये वाली निकालनी है क्या? हाँ जी ये उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति जी लक्ष्मी जी देवन। जी हाँ जी जी। हाँ, ठीक है जी, निकाल ली। अब इसमें जो है ये हम लोग आ जाते हैं इस स्लाइड पे, ये जहां पर ये अल्फाबेटिकल सिस्टम लिखा हुआ है। हाँ जी, ब्रीदिंग this ऑफ द मदर इनसाइड द बॉडी, ये वाला। हाँ जी, इसको ले लेते हैं। इससे पहले वाली 2 स्लाइड हैं, उसको और देख लें एक दफे, ठीक है, आपके रिवाइज पहले हो कौन जाएगा। से निकालें? तो ये वाली स्लाइड आ गई आपके मॉनिटर पे। हाँ जी, आ गई, मेरे पास भी आ गई। इसमें क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो अ ई उ रिल री इज एयर फायर अर्थ वाटर एंड स्काई। हाँ जी, मतलब एयर इज अ आ ए, ऐसे लॉन्ग वर्टिकल है या ऐसे है? हाँ वो अभी आगे करते हैं, बट पहले तो अभी इस फर्स्ट लाइन से ही वो कर लें कि पहला अ जो है वो एयर एलिमेंट है, ई जो है वो फायर है, उ अर्थ है, री वाटर है, लिरी स्काई है। ठीक है हाँ जी। जी, ठीक है, उसी तरह से आ जो है वो एयर है, ई जो है वो फायर है, उ अर्थ है, री वाटर है, लिरी स्काई है। ठीक है, फिर इसमें ये इसके प्रोनाउंसिएशन में एक बार ही बताइएगा, पहला लिरी और दूसरे में क्या अंतर है? लरी थोड़ा सा लंबा करना है और तो कुछ नहीं होगा इसमें। हाँ तो लरी इसको और लरी, हाँ लिरी और लिरी, मतलब हाँ। र से ह की तरफ जा रहा है, ये इस तरह से है, और अच्छा, री और री ऐसे कर कर है। ठीक है। ठीक है, सो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। उसी तरह से हया वरला इज, हा इज एयर, या इज फायर, वा इज अर्थ, रा इज वाटर एंड ला इज स्काई। ठीक है। ठीक है जी। अब आते हैं ए ओ आई औ अंग आ। अंग और अह ये दोनों स्काई एलिमेंट है। ओके, ठीक है, ए जो है वो एयर ओके, प्लस फायर है, ए इज एयर प्लस फायर। आ प्लस ई बराबर ए होता है, हाँ हाँ, आ प्लस ई ए, तो एयर प्लस फायर बराबर ए हो गया। तो एयर प्लस फायर मतलब फायर ही हो गया ना, एक तरह से एयर नहीं रहा ना वो। करेक्ट। उसी तरह से ओ जो है वो एयर प्लस अर्थ है, तो एयर प्लस अर्थ को हम किस तरह से बोलेंगे, धूल भरी आंधी, तो उसमें अर्थ एलिमेंट ज्यादा हो जाता है, तो इट इज नो लॉन्गर एयर, इट इज एलिमेंट ऑफ अर्थ। ठीक हाँ है, जी, फिर आई इज आ प्लस ए, तो एयर प्लस फायर, तो उसमें जो एयर का जो एलिमेंट है उसमें साथ में फायर का एलिमेंट है, तो ए और आई ये दोनों फायर एलिमेंट है, और ओ और औ ये दोनों अर्थ एलिमेंट है, अंग और अह ये दोनों स्काई एलिमेंट है। तो इसमें एयर एलिमेंट कोई नहीं रहा फिर बच्चा? इसमें एयर और ये वाटर ये दोनों एलिमेंट नहीं है, हाँ तीसरी लाइन में। हाँ, ठीक है, सो ये हया वरला का हो गया। फिर ये हया वरला का कंस्ट्रक्शन आ गया कि हया वरला अ प्लस अ आ बना, ई प्लस ई ऊ बन, ई बना, ऊ प्लस ऊ बना। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया कि कोई भी चीज दूसरे से पहले या बाद में क्यों आएगी, क्योंकि वो उसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं बॉडी पार्ट्स के हिसाब से, और इस बॉडी पार्ट में भी जहां हमने एक बच्चे को दिखा रखा है, एक प्रेग्नेंट लेडी को,
जी तो जब वो ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं तो लेफ्ट में 25 स्वर हैं, अ ई उ रिल री, आ ई उ रिल री, ए आई ओ औ हम्म, अं आ हया वरला श श स लक्षा। हम्म, ठीक है, अब दूसरी तरफ है इसमें क ख ग घ अ, तो ये एक तरफ कॉन्सोनेंट्स हो गए, एक तरफ वोवेल्स फैमिली हो गई। हम्म, अब ये अंग और हम्म, आह ये इनवेरिएबली चेंज हो रहा है, सांस भीतर खींच रहे हैं तो अंग चलेगा, सांस बाहर निकाल रहे हैं तो अ चलेगा। हम्म, हम्म, ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रेलेवेंस क्या है, इसका रेलेवेंस ये है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर सांस के माध्यम से ये स्वर जो हैं वो उसके शरीर में जागृत होना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो ब्रीद इन और ब्रीद आउट करती है, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, तो ऐसे जैसे सिंबल ऑफ इन्फिनिटी होता है, उस हम्म, इन्फिनिटी के सिंबल की तरीके से सांस जैसे डमरू के तरीके से सांस ऊपर और नीचे, नीचे और ऊपर साइक्लिकल ऑर्डर में मूव करती है। और ये साउंड्स जो हैं ये उस बच्चे के शरीर का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। ओके, मैं मेरी बात बता समझा पाया? अभी तक हमारे को बायोलॉजिकली ये पता है कि देयर इज ए स्पर्म एंड देयर इज ए जाइगोट, हम्म, बट जाइगोट से 9 महीने में पूरा शरीर कैसे बनता है ये किसी को नहीं पता। हम्म, हम्म, ये प्रक्रिया जिसमें कि स्वर और व्यंजन सांस के माध्यम से शरीर का निर्माण करते हैं, और ये जो साउंड्स हैं ये शरीर का निर्माण करती हैं, ये कहीं पे भी डिस्क्राइब नहीं है। हम्म, तो ये मेरे रिसर्च में मैंने मालिनी तंत्र के अंदर पढ़ा, तो मालिनी तंत्र में ये प्रक्रिया कुछ हद तक दे रखी थी। अच्छा, ठीक है जी। स्वर और व्यंजन सांस के माध्यम से करते हैं। हाँ, तो मतलब जैसे हमारी सांस जो है उसमें हम्म, स्वर और व्यंजन जो है वो मूव करते रहते हैं। अच्छा, तो जो न्यास की जो प्रक्रिया है ना, कल आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि ये आपने अक्षर शरीर के इस जगह कैसे डाल दिए, हाँ जी, तो वो जो न्यास हमारे यहाँ मंत्रों में दे रखा होता है वो ना न्यास ही ये प्रक्रिया बताता है। अच्छा, तो न्यास क्या होता है ये? न्यास होता है रखना, न्याय, न्याय को एब्जॉर्ब करना अंगों के अंदर। मैं मेरी बात अम, समझा पाया, नहीं समझा पाया? नहीं नहीं, अच्छा न्याय को ठीक है। अंगों में एब्जॉर्ब करना, राइट? हाँ, अब इसको अब ऐसे न्याय लेकर चलिए, चीज क्या एक से है? एक सैंपल सेकंड, से, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। आप जो है अपने सामने चार चार अलग अलग चीजें रखिए, एक ढोलक रखिए, एक तबला रखिए, एक मृदंग रखिए, और एक जो है कोई घंटा रख लीजिए, और ठीक एक है, डंडा उठाइए, उन उन चारों पांचों के ऊपर एक एक बार जो है उसको मारिए। ठीक तो है। तो वो डम इसमें क्या कहते हैं, तबले में अलग तरह की आवाज होगी, ढोलक में अलग तरह की, मृदंग में अलग, ऐसे हम्म, करके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें अलग अलग तरीके की आवाज होगी। हम्म, चाहे आप उसे कैसे ही पटक लें, लेकिन उसकी आवाज जो है उसी की परिधि में घूमती रहेगी। ठीक ये है, नहीं होने का कि तबले की आवाज ढोलक में निकल आए, ढोलक की आवाज मृदंग में निकल आए, मृदंग की आवाज उसमें घंटे में निकल आए, ऐसा नहीं होगा। हम्म, हम्म, एक मिलती जुलती आवाज बजाने के तरीके के हिसाब से एक वेरिएशन तक तो हो सकती है, बट हम्म, कोई चमत्कार नहीं होगा। हम्म, ये किसने सिद्धांत बनाया? तो हमने ये देखा कि एक न्याय प्रक्रिया है जो हर चीज पे नियम लागू करती है। फिजिकल बॉडी के नियम और टोटल टोटल पदार्थ के नियम हर जगह फर्क होते हैं। तो हम्म, अब जब कोई व्यक्ति न्याय का सिद्धांत अपनाता है तो उस जस्टिफिकेशन को कौन एब्जॉर्ब करता है? तो न्याय को जो एब्जॉर्ब करता है वो अंग हो जाता है उसका। तो अ की साउंड जो है वो चोटी वाले क्षेत्र तक तो चलती है, बाकी बॉडी पार्ट्स में नहीं चलती है। ई जो है वो आंखों की तरफ चलता है। तो ये न्याय जो है कि ई का क्षेत्र ये है, इसकी परिधि परिभाषित करके वो वहां पर रख दी गई है। हम्म, हम्म, तो न्यास जो टर्म है संस्कृत का, वो रखने के लिए इसलिए कहा गया कि न्याय से न्यास बनाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक, गॉट ठीक इट। है। हाँ, अब आते हैं, हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा माइंड बॉडी सोल का। इसमें हम शरीर को यूनिवर्स और क्रिएटर
इस आधार पे हमें देखते हैं कि हम सबसे पहले कहते हैं क्रिएटर है, उस क्रिएटर के ऊपर ये यूनिवर्स टिकी हुई है और ये यूनिवर्स जो है इसके ऊपर ये बॉडी टिकी हुई है। ये बॉडी टिकी हुई है, ये हमारी मूलभूत प्रक्रिया है। हम्म, तो जब भी कभी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कोट करने की, तो हम ये मॉडल में हाईलाइट करेंगे द ह्यूमन बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्स एंड दिस यूनिवर्स इज डिपेंडेंट ऑन क्रिएटर। हम्म, इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स हम पे इम्पैक्ट डाल रही है, बट वी कैन नॉट से दैट ओनली द यूनिवर्स इज इम्पैक्टिंग अस, देयर इज नथिंग एल्स व्हिच कैन नॉट इम्पैक्ट अस। नो, द क्रिएटर हैज द होल राइट टू क्रिएट एन एक्सेप्शन। आपने सुना होगा एक व्यक्ति एक एक हवाई जहाज जो है वो क्रैश होके जमीन पे गिरा, फिर भी उसमें एक बच्चा था जो बच गया था। हम्म, तो ये जो एक्सेप्शन है हर जगह, ये एक्सेप्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर की है, ईश्वर क्रिएटर का यही चमत्कार। ये क्रिएटर का चमत्कार है। तो हम्म, ये पार्ट हर जगह इस क्रिएटर को ध्यान में रखना हमारे मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता है। हम्म, हम कहीं भी किसी भी जगह लेकर चल रहे हैं तो उस क्रिएटर को ही लेकर चल रहे हैं। हम्म, ठीक है जी। अब आते हैं इमोशनल पेन चार्ट में। हमने यहाँ पर जो है राइट साइड की जो इमेज है सोल, सीट एंड बॉडी के तौर पे उस पर ये डिफाइन करा कि ये पॉइंट, जो ये गोल हिस्सा दिख रहा है आपको बीच में, ऊपर स्कल वाला स्कल के बीच में एक गोला सा बना हुआ है ना, छोटा छोटा सा। हाँ छोटा सा गोला जो आंखों के ठीक पीछे है। हाँ हाँ हाँ। तो इसको देखेंगे अगर ध्यान से तो एक्चुअली ये नाक के ठीक पीछे है। अच्छा, सोल सीट। जो सोल सीट है वो ये पॉइंट है हमारा। इस पॉइंट के ऊपर ब्रेन के 5 पार्ट हैं। इस पॉइंट के नीचे हमारी रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी से हमारे शरीर के सारे अंग जुड़े हुए हैं। जितने भी अंग हैं वो सारे सेल और टिश्यूज से बने हुए हैं। और इस पॉइंट पे जिस जगह हम, ये दोनों कानों के बीच का हिस्सा है और नाक के ठीक पीछे है, इसमें देखेंगे तो 2 नसें दोनों आंखों से इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रही हैं। हमारा नाक जो है उससे सांस कनेक्ट हो रही है, हमारा गला कनेक्ट हो रहा है। इस प्रकार सारे बॉडी ऑर्गन्स और पार्ट जो हैं इस प्रक्रिया से कनेक्टेड है। तो हमने जब इसको आइडेंटिफाई करा, ये सोल सीट थी। हमने कहा कि जिस जिस जगह सारे नियंत्रण है उस जगह नियंत्रण करने वाला भी होगा। अब आ जाते हैं शरीर का जो इमोशनल पेन चार्ट है। तो जब भी कभी आप किसी व्यक्ति की हीलिंग करेंगे, चाहे आप अपनी करते हैं सबसे पहले तो तब आपको बायोलॉजिकली ये पता होना चाहिए कि ये शरीर के कौन कौन से हिस्से हैं। जैसे हम नेक, शोल्डर, स्पाइन, तो ऐसे करके जो ये हम हिस्से हाईलाइट कर रहे हैं, आपको जब हीलिंग करनी है तो इस पूरे हिस्से को क्लीन करना है। अच्छा। तो जो पार्ट हम आपको दिखाने बताने का प्रयास कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सिर्फ हीलिंग करने से कोई चीज नहीं होती है अगर आपको शरीर के बारे में ज्ञान नहीं है तो। आपको शरीर और उसको क्लीन करने की प्रक्रिया, तो जैसे मान लीजिए एंकल्स हैं, तो अब एंकल्स देखिए, ये घुटने के पास तक एंकल्स का इम्पैक्ट जा रहा है। अच्छा। ठीक है। तो जब कभी किसी व्यक्ति की हीलिंग कर रहे हैं तो अकेले एंकल को ध्यान में नहीं रखना, ये व्हाइट व्हाइट हिस्सा जैसे एंकल्स के साथ में पूरा दिख रहा है, इतने हिस्से तक को हील करना है। तब आपको ये पता चलेगा। और आमतौर पे मैंने देखा ज्यादातर महिलाओं को परेशानी क्या होती है, उनको एड़ी में दर्द होता एडी और एंकल में मुझे भी बहुत रहता है यहाँ। है ना। हाँ। अब ये देखिए, अब मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, अब मैं आपके बारे में बताता हूँ। आपको एड़ी में दर्द है, एड़ी का दर्द वायु रोग है। और ये वायु रोग तब होता है जब व्यक्ति दोपहर को 12 से 1 के बीच में भोजन नहीं करता। तो जब अच्छा। ठीक है। 12 से 1 के बीच में भोजन कर लेना चाहिए। ये क्या होगा? कुछ उनका हो, माइक बंद हो गया ना।
हाँ, कुछ और आ रहा है किंतु थैंक यू इंदु मैम, आज मैंने सुबह आपको बड़ा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी 1 घंटे तक हमारी मेरे दूसरी डिस्कशन होती रही। चलो बड़ी अच्छी हाँ, बात है। हाँ, Rather I हाँ। gave you time for that. Then you should thank me. हाँ, सही ठीक है। मेरे घर अचानक some people just walked in. और हुँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, छोड़ने का भी नहीं मन कर रहा था और जी। इट वाज सच ए रिलीफ ना कि चलो 2 3 बजे में। नहीं हाँ, 2 हैं तो हमें तो दिक्कत नहीं आती बस हाँ, सबको करेक्ट। नुकसान कर दे हाँ। हेलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका वो बंद हो गया था माइक। वो एक्चुअली वो कोई कॉल आ गई थी तो उसकी वजह से जो है ना, अच्छा तो इसलिए वो म्यूट हो गया था। एक अच्छा सेकंड दीजिए मुझे जरा, एक सेकंड। 12 से तो हम यहाँ क्लास कर रहे होते हैं। ये तो मेरे ऊपर अप्लाई होता है क्योंकि मैं तो 11 बजे ब्रेकफ़ास्ट करके उसके बाद शाम को खाना लेती हूँ। तो फिर दिन में आप कुछ नहीं खाते चाय ले लिएगा, आधा फल ले लिया, अदरवाइज़ तो और अब सुबह? हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि ये जो पार्ट हुआ है, हाँ जी। ये इससे ये पता चलता है हमारे शरीर में जो भोजन है उसका हुँ, पाचन सबसे अच्छा होता है दोपहर को 12 बजे से 1 बजे तक। बहुत ज्यादा करा लेट तो 1:30 पौने 2 तक कर लिया, इससे हुँ, लेट नहीं। हुँ, जितने भी लोग 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इस रेंज में भोजन करते हैं, हुँ, ये सब लोगों को वायु रोग हो जाता है। और क्योंकि उनको वायु रोग होता है, इस कारण से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया डिस्टर्ब होती है। हुँ। तो जो एक्यूट वायु रोग है वो एडी के इस जगह से ओरिजिनेट होता है, दूसरे वाले। ठीक है जी। तो हुँ, सर इसलिए अब ये देखिए, नीचे लिखा हुआ है बनियंस, लैक ऑफ जॉय इन मीटिंग एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, व्हाट इज दैट? क्या लिखा है? एक लास्ट में पैरों की उंगलियों के पास बनियंस, बनियंस लिखा हुआ है। बी एक यूनियंस एक सेकंड मैम पहले होल्ड करिएगा। 836782 782। सॉरी, मैंने वो उसको पीपीटी को खोल लेता। हाँ बताइए कहाँ पर क्या लिखा है? द लास्ट इन दिस इमोशनल पेन चार्ट के बिल्कुल एंड में लिखा हुआ है बनियंस, लैक ऑफ जॉय इन मीटिंग एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, व्हाट इज दैट? उंगलियों और ये जो हमारे पंजों के बीच में एंकल्स के ये नीचे ये है वो। ये एक अलग पार्ट है, इसको हम हुँ, थोड़ा बाद में करेंगे। ठीक है। ओके। ये एक मतलब ये वाला पार्ट हमें कवर करना है डे 3 डे 4 के अंदर है, तो इसको अलग अच्छा। से करेंगे। अभी इसमें सिर्फ हम एक पार्ट हाईलाइट कर रहे हैं कि जब कभी हम किसी की हीलिंग करते हैं तो कौन से एक पॉइंट को ना ध्यान रख के उस पूरे रेंज को देखना होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और वो रेंज इसलिए देखनी जरूरी होती है कि उससे हमारे को डायग्नोस्टिक्स पता चलता है। अब जैसे मैंने मैडम को देखा और मैंने एकदम से बोला कि इन्होंने बोला दर्द है, और मैंने कहा ये भोजन करने की प्रक्रिया से संबंधित है। कितने बजे आप भोजन करते हैं मैं एकदम से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। हुँ, और पॉसिबल भी है, बिकॉज जॉब में रहकर जो है 12 से 1 भोजन करना पॉसिबल नहीं है। हुँ, ठीक है ना। तो इस कारण से जो है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ऐसे पार्ट पे है। हुँ, ठीक है। सो ये इमोशनल पेन चार्ट जो है इसमें बहुत सारे पार्ट्स और आते हैं जिसको हम बाद में टेकअप करेंगे। अभी क्योंकि डॉक्टर आरती की क्लास है और वो रह रही है, तो मैं डॉक्टर जी, आरती को ये पूरा हैंडओवर कर रहा हूँ ताकि वो अपना पार्ट पूरा कर लें। सो आज इस ठीक तरह है। से मेरा जो है डे 2 वाला पार्ट पूरा हो गया। हुँ, अब ठीक हम है। डे 3 शुरू करेंगे। ठीक ठीक है। ठीक है जी।
ओके, मैं एक डॉक्टर आरती को देता हूँ। ठीक 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 है, नमस्कार सर।